हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस बी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन नंबर 5। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें स्कैनिंग के सिद्धांत तथा कंपोजिट वीडियो सिग्नल की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हमारे प्रिंसिपल क्या है स्कैनिंग के, और जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्कैनिंग के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे स्कैनिंग के प्रकार होते हैं, स्कैनिंग दो प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्कैनिंग होती है। पहली जो हमारी स्कैनिंग होती है सीक्वेंशियल स्कैनिंग। सीक्वेंशियल स्कैनिंग वह होती है जिसमें सभी हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखाएं, को एक के बाद यानी हॉरिजेंटल लाइंस को एक के बाद एक क्रमागत ढंग से, ठीक है, यानी एक लाइन से क्रमागत ढंग से स्कैन किया जाता है। ठीक है, या तो आप जान गए होंगे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग, यानी ये हम आपसे बताना मान लो चाह रहे हैं कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग में सीक्वेंशियल स्कैनिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें सीक्वेंशियल स्कैनिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सीक्वेंशियल स्कैनिंग का पहले हम संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो देखिए, स्कैनिंग है तो हम डिफ्लेक्शन कॉइल्स, इन्हीं को हम विचलन कुंडलियां भी कहते हैं, हिंदी में यूज की जाती हैं। यानी स्कैनिंग है तो दो डिफ्लेक्शन कॉइल्स यूज की जाती हैं तथा यह दोनों कॉइल्स अलग अलग स्वीप ऑसिलेटर्स, ठीक है। देखिए, स्वीप ऑसिलेटर्स क्या होता है? सॉटूथ जनरेटर, जो हमारी कुछ इस तरह की वेव जनरेट करता है, सॉटूथ वेव। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग स्वीप ऑसिलेटर द्वारा फीड हो जाती हैं, यानी वही मतलब फीड हो जाती हैं, स्वीप ऑसिलेटर द्वारा फीड हो जाती हैं। अच्छा, तो जो दूसरा पार्ट हमारा है कि पहली कॉइल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन यानी क्षैतिज विचलन प्रदान करती है तथा बीम को लेफ्ट से राइट की ओर मूव कराती है। ठीक, चित्र 5.1। तो भी नीचे चित्र 1 देख के उसको और अच्छे से समझ लेंगे। मूव कराती है तथा जैसे ही बीम राइट मोस्ट एंड यानी दाएं छोर, राइट मोस्ट एंड पर पहुंचती है तो बहुत ही तेजी से रिट्रेस यानी वापस करके उसे तुरंत फिर से लेफ्ट मोस्ट एंड यानी बाएं छोर पर, लेफ्ट मोस्ट एंड पर पहुंचा देती है। हॉरिजॉन्टल बीम करंट की वेवफॉर्म होती है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल बीम होती है वो हमारी करंट की वेवफॉर्म होती है। तो जो सी पार्ट है इसका, दूसरी कॉइल बीम को एक डाउनवर्ड वर्टिकल पुल, नीचे की ओर ऊर्ध्वगति यानी वर्टिकल पुल। तो हाँ, वर्टिकल पुल एक डाउनवर्ड वर्टिकल पुल करती रहती है और इस प्रकार एक बीम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दूसरी फिर तीसरी, इस प्रकार सीक्वेंशियल स्कैनिंग करती रहती है। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी और इसी प्रकार आगे चौथी, पांचवी। अब देखिए, जैसे ही बीम बॉटम पर पहुंचती है तो रिट्रेस करके इसे तुरंत टॉप पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिट्रेस करके इसे टॉप पर पहुंचा दिया जाता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन हेतु भी यानी जो ऊर्ध्व विचलन होता है, सॉटूथ वेवफॉर्म यूज होती हैं, किंतु इसका जो टाइम पीरियड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वेवफॉर्म से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को अगर हम धीरे बोल रहे हैं तो आप इसको 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं, या तेज बोल रहे हैं तो इसको आप धीरे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए ये फिगर समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इसकी जो हो रही है, यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है ए से बी की ओर, ये देखिए इसका एक एरो बना है और फिर तुरंत ये रिफ्लेक्ट होकर ये देखिए इधर आ रही है। इसी तरह ये लाइन 1 की बात हो गई। इसी तरह हमारी लाइन 2 इधर जा रही है, फिर ये हमारी रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है और फिर ये देखिए इधर जा रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये हमारी लास्ट लाइन है। इसी तरह हमारी जिसकी स्कैनिंग होती रहती है, यानी सीक्वेंशियल स्कैनिंग के बारे में हम ये बात कर रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं जो हमारा है इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इंटरलेस्ड स्कैनिंग में पिक्चर अर्थात फ्रेम को दो या दो से अधिक सेट्स में बांट दिया जाता है और एक एक करके इनकी फील्ड्स को स्कैन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि देखिए यदि पिक्चर को दो फील्ड्स में बांटा जाता है तो इसको 2.1 इंटरलेसिंग कहा जाता है। यानी अगर हम एक पिक्चर को, यानी पिक्चर्स एक ही होगी और उसको अगर हम दो पार्ट में बांट रहे हैं तो वो हमारी 2.1 इंटरलेसिंग कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि तीन फील्ड्स में बांट दिया जाए तो 3.1 इंटरलेसिंग कहा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वास्तव में टीवी सिस्टम में 2:1 इंटरलेसिंग यूज की जाती है, अर्थात फ्रेम को दो फील्ड्स में बांटा जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल लाइन को अल्टरनेटली स्कैन करती है। पहली फील्ड में ऑड नंबर्ड लाइन होती हैं, अतः पहले बीम 1, 3, 5 लाइंस को स्कैन करती है तथा इस प्रकार फील्ड स्कैन को पूरा करती है। हमारी इसी प्रकार जो फील्ड स्कैन को पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, फिर वह लौटकर पुनः इवन फील्ड अर्थात 2, 4, 6 लाइंस को स्कैन करती है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी, तो हमारी वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा है फील्ड तथा फ्रेम। ध्यान रखें कि पिक्चर में, यह हमको ध्यान रखना है कि पिक्चर में लाइंस की कुल संख्या को एक फ्रेम कहा जाता है। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में एक फ्रेम को दो या दो से अधिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फील्ड समझ में आ गया होगा। जब हम इंटरलेस्ड स्कैनिंग में एक फ्रेम को दो या दो से अधिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको फील्ड कहते हैं, ये हमारी पिक्चर लाइंस की कुल संख्या को एक फ्रेम कहा जाता है। मेन ये हमारा फ्रेम हो गया। अच्छा, अब फ्लिकर क्या होता है? देखिए, फ्लिकर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लिकर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्लिकर जो हमारा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का समय ब्राइट लाइट यानी जो चमक के बजाय डार्कनेस अंधेरे के लिए अधिक होता है। इससे फ्लिकर नामक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने पिछले समय में मतलब टीवी में देखा होगा, जो झिलमिलाहट आती रहती है, हमारी फ्लिकरिंग देखो। इसका अर्थ यह है कि ब्राइट पिक्चर्स के मध्य डार्क इंटरवल्स देखिए, इसका अर्थ यह है कि ब्राइट पिक्चर्स के मध्य डार्क इंटरवल्स एक बहुत ही कम अवधि के लिए दिखाई देने लगेंगे तथा इस टिमटिमाहट को फ्लिकर कहा जाता है। फ्लिकर तथा ब्राइटनेस के मध्य जो संबंध है फेरी पोस्टर नियम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फेरी पोस्टर का नियम क्या है? तो फेरी पोस्टर का जो नियम है, FC इज इक्वल टू F प्लस 12.6 log 10B, जहां हमारा FC जो आवृत्ति, क्रिटिकल आवृत्ति है, यानी हमारी FC है, वो हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए फ्लिकर प्रभाव दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमको फ्लिकर प्रभाव नहीं दिखाई देगा। F कांस्टेंट है जो दृश्य की स्थितियों, व्यूइंग ये जो हमारा व्यू हो रहा है, व्यूइंग कंडीशन पर निर्भर करता है। नॉर्मली इसका मान 37 होता है तथा 8 पिक्चर का ल्यूमिनेस होता है। जो पिक्चर का ल्यूमिनेस होता है हमारा 8 होता है। यदि B इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 37, तो FC का मान 49.6 होगा। ठीक है, अतः आवृत्ति यदि 49.6 से कम होगी तो फ्लिकर प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अगर जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, यदि 49.6 से कम हो रही है तो हमारा फ्लिकर प्रभाव दिखाई देने लगेगा। देखिए, अब टेलीविज़न में प्रत्येक सेकंड में स्क्रीन पर 25 फ्रेम डिस्प्ले किए जाते हैं जो टेलीविज़न में है, यानी 25 FPS पे हमको कुछ भी दिखाया जाता है, कुछ भी जो होता है। अब देखिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी पिक्चर है, अगर वो हमारे सामने 30 FPS से ज़्यादा जा रही है
या हमारे सामने से गुजर रही है तो उसको हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारी अलग चीज़ होगी। अगर हम किसी इमेज को 25 FPS उससे ज़्यादा पे गुजारें तो वो एक हमारी वीडियो बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ एक समझने वाली चीज़ है। अब देखिए, यदि सीक्वेंशियल स्कैनिंग यूज की जाए तो यह स्थिति फ्लिकर को जन्म देती है। सीक्वेंशियल स्कैनिंग हमारी इसीलिए यूज नहीं की जाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीक्वेंशियल स्कैनिंग क्यों नहीं यूज की जाती, क्योंकि इसी से हमारा फ्लिकरिंग प्रॉब्लम होने लगती है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, केल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, केल फैक्टर देखिए, चूंकि पिक्सल्स स्क्रीन पर पूर्ण रूप से ऑर्डरली माइनर यानी व्यवस्थित क्रम में नहीं होते तथा इनमें अनियमितताएं होती हैं, अतः स्कैनिंग बीम का स्पॉट कई बार एक पूर्ण पिक्सल को कवर करने के बजाय दो पिक्सल्स को आंशिक रूप से यानी पार्शियली कवर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः इसका परिणामी ल्यूमिनस ग्रे कलर का प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस से आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ल्यूमिनस ग्रे कलर का प्राप्त होता है, अतः इससे ब्लैक तथा व्हाइट आउटपुट के बजाय केवल एक आउटपुट ग्रे प्राप्त होती है। अतः दोनों पिक्सल्स के बीच अंतर पता नहीं चल पाता। इसको कैल का प्रभाव कहते हैं। इसी को हम लोग कैल का प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, कैल इफेक्ट से पिक्सल्स की रेजोल्यूशन कम हो जाती है, क्योंकि कैल इफेक्ट के कारण लगभग 25% से 30% पिक्सल्स लॉस्ट हो जाते हैं और 70% से 75% पिक्सल्स की पिक्चर को पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं। रिप्रोडक्शन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं। अतः प्रभावी लाइंस की गणना हेतु एक्टिव लाइंस को कैल फैक्टर लगभग 0.7 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं एन इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये हमारा एक फार्मूला होता है कैल फैक्टर के लिए। एन इफेक्टिव इज इक्वल टू कैल इफेक्ट इंटू एन एक्टिव। ठीक है, तो बीम स्पॉट जितना अधिक छोटा होगा कैल इफेक्ट उतना ही कम होगा तथा कैल फैक्टर उतना ही अधिक होगा, क्योंकि बीम स्पॉट छोटा होने से उसके एक ही पिक्सल्स तक सीमित रहने की संभावना अधिक होगी। अब देखिए, टेलीविजन स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो हमारे टीवी स्टैंडर्ड क्या है, तो टेलीविजन ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर द्वारा काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाती है। देखिए, ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं है, इसका शुद्ध हिंदी मतलब अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है प्रसारण। ब्रॉडकास्ट करना यानी इसका जो प्रसारण हो रहा है, वीडियो तथा ऑडियो इंफॉर्मेशन, सिंक सिग्नल्स, ब्लैंकिंग सिग्नल्स और इससे संबंधित कुछ अन्य इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर द्वारा भेजी जाती हैं। चूंकि इस इंफॉर्मेशन को भेजने के कई तरीके हैं और इसलिए टीवी ट्रांसमिशन व रिसेप्शन हेतु यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मानक स्थापित करने की आवश्यकता पड़ने लगी। हालांकि कोई ऐसा टीवी स्टैंडर्ड अभी तक नहीं है जो कि पूरे विश्व द्वारा स्वीकार किया गया हो, किंतु कुछ एग्रीमेंट्स के साथ विश्व में 5 टेलीविजन स्टैंडर्ड मुख्यतः प्रयोग में हैं। इसमें से 2 विशेष रूप से मेन हैं, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड फेडरल कमीशन FCC जिसको हम बोलते हैं, और सिस्टम फॉर मोनोक्रोमिक तथा नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी NTSC और सिस्टम फॉर कलर तथा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और कमेटी कंसल्टिव इंटरनेशनल रेडियो CCIR एंड सिस्टम फॉर मोनोक्रोम एंड फेज अल्टरनेशन PAL सिस्टम फॉर कलर। जो ये हमारे एग्रीमेंट्स के साथ विश्व में 5 टेलीविजन स्टैंडर्ड मुख्यतः प्रयोग में हैं। जो हमारा जो टीवी स्टैंडर्ड जो है, जो पूरे विश्व में जो स्वीकार किया गया है, लेकिन हमारे कुछ ही जो एग्रीमेंट्स हैं ये हमारे टेलीविजन स्टैंडर्ड में यूज किए जाते हैं, जो हमने भी ऊपर बताए। अब देखिए, मोनोक्रोम टेलीविजन हेतु भारत द्वारा एडप्ट किए गए CCIRB स्टैंडर्ड्स की स्पेसिफिकेशंस। तो इनकी स्पेसिफिकेशंस हम लोग देख लेते हैं।
मोनोक्रोम टीवी हेतु CSSIR सिस्टम बी स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशंस का वर्णन। स्पेसिफिकेशंस ऑफ CCIR सिस्टम बी स्टैंडर्ड फॉर मोनोक्रोम टेलीविजन। तो अब इसके वर्णन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका जो हम स्पेसिफिकेशन करना चाहेंगे उसमें मैं बता देना कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल में पिक्चर सूचना के करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ साथ सिंक्रोनाइजिंग व ब्लैंकिंग सिग्नल भी होते हैं। इसमें जो हमारी पिक्चर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो हमारे सिंक्रोनाइजिंग व ब्लैंकिंग सिग्नल भी होते हैं। इस सिग्नल का डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन आवश्यक है। यानी इस सिग्नल का जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें हमारा डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीडियो सिग्नल में कोई भी डिस्टॉर्शन रिप्रोड्यूस्ड पिक्चर यानी पुनरुत्पादित पिक्चर को प्रभावित करेगा, जबकि सिंक पल्सेस में डिस्टॉर्शन से अनस्टेबल पिक्चर यानी जो अस्थिर पिक्चर प्राप्त होगी। अतः सिग्नल को ट्रांसमिशन पथ के विभिन्न स्टेजों पर कंपनदर्शी की सहायता से लगातार मॉनिटर किया जा सकता है। अब कंपनदर्शी क्या, वही हमारी ऑसिलेटर होगी, किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह मानकों को पूरा कर रही है या नहीं। इसी प्रकार रिसीवर्स पर वीडियो सिग्नल वेवफॉर्म का प्रेक्षण परिपथ के फॉल्ट तथा मैल्यूफैक्शंस यानी दोषों तथा त्रुटियों का पता लगाने में सहायक होता है। अब टेलीविजन सिग्नल स्टैंडर्ड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिस्टम को वीडियो तथा ऑडियो सिग्नल वेवफॉर्म तथा मॉड्यूलेशन अभिलक्षणों की संपूर्ण टेक्निकल डिटेल को स्पेसिफाई करते हैं। इसकी सभी टेक्निकल डिटेल को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब देखिए वीडियो मॉड्यूलेशन तथा वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वीडियो मॉड्यूलेशन तथा वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल। तो देखिए वीडियो सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। मॉड्यूलेशन दो प्रकार से किया जाना संभव होता है। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड में जैसे कि हमारा मान लो मेन सिग्नल है कुछ इस तरह का, तो जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारा काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो मॉड्यूलेशन दो प्रकार से किया जाना संभव होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन क्या होता है? पॉजिटिव मॉड्यूलेशन वह होता है जिसमें पीक व्हाइट लेवल को मैक्सिमम लेवल यानी 100% पर रखा जाता है तथा ब्लैक की ओर बढ़ने पर कैरियर का एम्पलीट्यूड घटाया जाता है। ब्लैक तथा सिंक लेवल्स का लोअर यानी मिनिमम मॉड्यूलेशन रखा जाता है। अब देखिए निगेटिव मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो निगेटिव मॉड्यूलेशन वह होता है जिसमें सिंक टिप को मैक्सिमम लेवल या 100% पर रखा जाता है और ब्लैंकिंग लेवल ब्लैक को करस्पॉन्ड करते हैं तथा 75% पर रखे जाते हैं। व्हाइटनेस बढ़ने पर कैरियर एम्पलीट्यूड घटाया जाता है तथा पीक व्हाइट पर यह मिनिमम अराउंड 10% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि निगेटिव मॉड्यूलेशन प्रयुक्त किए जाने के मुख्य कारण। तो निगेटिव मॉड्यूलेशन ही हम लोग क्यों यूज करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर एक है कि निगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करने से पिक्चर सिग्नल पर नॉइज का प्रभाव कम होता है। जो हमारी पिक्चर सिग्नल उसमें नॉइज हमारी कम आएगी। सेकंड जो पॉइंट है, निगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करके ट्रांसमीटर की पीक पावर आउटपुट लगभग 30% बढ़ाई जा सकती है। हमारी पीक पावर आउटपुट है लगभग, इसको 30% तक हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग निगेटिव मॉड्यूलेशन का यूज करें। तो नंबर थर्ड जो हमारा निगेटिव मॉड्यूलेशन का यूज करके रिसीवर पर AGC ऑटोमेटिक गेन सर्किट्स, जो हमारा ऑटोमेटिक उसकी गेन को बढ़ा दे, का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है साउंड मॉड्यूलेशन तथा इंटर कैरियर सिस्टम। साउंड मॉड्यूलेशन तथा इंटर कैरियर सिस्टम, तो प्रत्येक टेलीविजन चैनल का एक अलग साउंड कैरियर होता है।
ठीक है दोस्तों। और तथा इस कैरियर व उसके साइड बैंड्स को विजन सिग्नल के अपर या लोअर लिमिट के जस्ट आउटसाइड पर रखा जाता है। साउंड के लिए एफएम प्रयोग होता है क्योंकि यह हायर फाइडेलिटी नॉइज फ्री रिसेप्शन प्रदान करता है। हम लोग साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। अब वह क्यों करते हैं? क्योंकि यह हायर फाइडेलिटी व नॉइज फ्री रिसेप्शन प्रदान करता है। अब देखिए, रिसीवर के वीडियो डिटेक्टर स्टेज में पिक्चर तथा साउंड कैरियर को मिक्स करके बीट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न की जाती है, जिसको इंटर कैरियर साउंड आईएफ कहा जाता है। किसको? जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होती है इसको। और रिसीवर पर साउंड आईएफ व साउंड डीमॉड्यूलेटर इसी इंटर कैरियर आवृत्ति पर ट्यून्ड होते हैं। जो हमारे साउंड डीमॉड्यूलेटर इसी आवृत्ति पर भी ट्यून्ड होते हैं। इस सिस्टम का एडवांटेज यह होता है कि साउंड आईएफ रिसीवर की लोकल ऑसिलेटर ड्रिफ्ट से प्रभावित नहीं होती है, वह स्थिर रहती है। पिक्चर के एएम होने, साउंड के एफएम होने से, ये जो हमारी पिक्चर है उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होने से दोनों के मध्य क्रॉस मॉड्यूलेशन होने की संभावना भी नहीं रहती कि इनके बीच हमारा क्रॉस मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं कि साउंड सिग्नल है तो एफएम को एएम के ऊपर वरीयता क्यों दी जाती है। जो हमारा साउंड सिग्नल है उसके लिए हमको एफएम को एएम के ऊपर वरीयता क्यों जाती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ही क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन में पिक्चर कैरियर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके भेजा जाता है, जबकि साउंड कैरियर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके भेजा जाता है। अब साउंड के लिए एफएम को वरीयता दी जाती है क्योंकि यह कम पावर कंज्यूम करता है तथा नॉइज फ्री रिसेप्शन उपलब्ध कराता है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसकी बात हो रही है। और सेकंड हमारा जो पॉइंट है, यह 15 किलोहर्ट्ज तक हाई फाइडेलिटी प्रोवाइड कर सकता है, 15 किलोहर्ट्ज तक। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, एफएम सिस्टम की एसएनआर उच्च होती है। एसएनआर मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो। एम्पलीफायर में होने वाली रैंडम चेंज को एफएम में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो चौथा पॉइंट हमारा है, एफएम सिस्टम में कैप्चर इफेक्ट के कारण वीक इंटरफेरिंग स्टेशन पूरी तरह से सप्रेस्ड हो जाते हैं, अतः बेहतर क्वालिटी का साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी, तो हमारी वीडियोज को लाइक करना ना भूलें और आज ही सब्सक्राइब करें SBSV एकेडमी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।